Hello guys, welcome back to Kvarkriti channel. This is our fourth video, and in this video we are going to discuss a random topic from the physics which is one of my favorite, and that topic is universal law of gravitation. सभी जानते हैं ये लॉ न्यूटन ने दिया था और ये लॉ हमें बताता है एक ऐसी फोर्स के बारे में जो कि यूनिवर्स के हर कोने में पाई जाती है. दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसी की वजह से ब्लैक होल्स बनते हैं. तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानना है तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, और इसे समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर हैविंग अ प्लैनेट. ये जो मैंने रैंडम स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? कोई प्लैनेट है स्पेस में, और इस प्लैनेट का जो मास है वो है m1. ठीक है, अब आप कहेंगे m1 यानी कि मास पर मास होता क्या है? आपको मैं बता दूं, मास इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मास हमें ये बताता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज़ नोन एज मास. तो स्पेस में एक प्लैनेट है, किसी गैलेक्सी के अंदर, किसी सोलर सिस्टम के अंदर, ये एक रैंडम प्लैनेट है और उसका मास क्या है? m1. और स्पेस में ये एस्ट्रोनॉट सूट पहन के ये आप हैं. क्लियर? ठीक है, तो अगर आप हैं तो आप भी तो मैटर हो, आप भी पार्टिकल से बने हो. तो वी आर टेकिंग योर मास एज m2. ठीक है, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट टू यू, जो डिस्टेंस होगा इस प्लैनेट के सेंटर से आपकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए कि आपकी पूरी बॉडी का जो मास है वो इस पॉइंट पर आके इकट्ठा हो गया है. तो इस सेंटर और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r. आई होप आप समझ रहे होंगे. तो न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के हर मटेरियल बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, एक मिस्टीरियस फोर्स से जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि अगर हम अभी अपने रूम में बैठे हैं तो हम सन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और सन हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इवन अगर आप बात करते हो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, तो हम यहाँ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी भी प्लैनेट या पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो हमें उसकी तरफ. ये फोर्स क्या होगी? इक्वल और अपोजिट. तो इस एग्जाम्पल में जितनी फोर्स से ये प्लैनेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लगभग उतनी ही फोर्स से आप इस प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, बट ये आपको इस डायरेक्शन में खींचेगा और आप इसे इस डायरेक्शन में खींचोगे. बट नेट रिजल्ट इसका क्या होता है? नेग्लिजिबल. आप उसको ऑब्जर्व कर नहीं पाते हो. तो न्यूटन ने कहा था कि आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके इक्वल होगी? F. वो प्रोपोर्शनल होगी. प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंस होगी उसकी. एक तो प्लैनेट के मास पर यानी कि m1, दूसरे आपके मास पर m2. इन अदर वर्ड्स, आपका मास m2, प्लैनेट का मास m1, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप RHS की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो LHS की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर आप RHS की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो LHS की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो न्यूटन ने पहली चीज़ तो ये बताई. सेकेंड थिंग जो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि इस प्लैनेट के सेंटर और आपकी जो बॉडी है उसके सेंटर के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो फोर्स है उस डिस्टेंस का आप स्क्वायर ले लो, और फिर उस स्क्वायर लेने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर आप R की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर आप R की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हो तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. और ये तो सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है.
अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो दैट मीन्स आप डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड करने के बाद छोटी वैल्यू आएगी, और अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो डिवाइड करने के बाद बड़ी वैल्यू आएगी। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस। फाइनली, क्योंकि ये भी फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, सेम फोर्स इस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, तो आप एक सिंगल एक्सप्रेशन से इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सप्रेशन दोनों इक्वेशन की बातें बता रहा है आपको कि जो फोर्स है वो दोनों मासेस को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों मासेस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और हम सभी जानते हैं कि अब ये एक प्रॉपर, ये इट्स जस्ट अ रिलेशन, ये कोई इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन वो होते हैं जब आपको कोई कहीं पर इक्वल साइन दिख जाए। आप इसे इक्वेशन में बदलना चाहते हो तो जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो और इक्वल साइन लगाते हो तो आपको एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ता है, और वो कांस्टेंट इस केस में कौन होगा? कैपिटल जी, जो कि कौन है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और रिमेनिंग टर्म्स वैसे ही आती है, यानी कि m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास है वो एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, देखो अगर मास ऑब्जेक्ट जितने बड़े बड़े होंगे ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, तो स्पेस में आपको ग्रेविटी का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ठीक है, कि सन की वजह से सारा प्लैनेट्स उसके चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी के सोलर सिस्टम्स को अपने चारों तरफ घुमाता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। एंड इस डिस्टेंस का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट जितने पास होंगे तो फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी, ऑब्जेक्ट जितने दूर चले जाएंगे तो ये फोर्स वीक हो जाएगी। सो दिस वॉज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप ये क्लियर होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन clarify that by just commenting your query in the comment section. So thank you for watching and kindly subscribe to this channel.